का पेपर मिलेगा फाइनल का। इस बार कहाँ प्रैक्टिकल है? चल जो बोल रहे हैं देखो पूरा चैप्टर नहीं करा रहे हैं, कुछ चीज़ें तुम लोग से बन जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं बनेंगी, वो बताते जा रहे हैं। चैप्टर 2 देखो मोल और रेडॉक्स तो कल करा दिया था, ठीक है, उसकी कहानी खत्म। हाँ थ्योरी वगैरह नहीं आनी फर्स्ट चैप्टर में, बाकी फॉर्मूले वगैरह आने हैं। रेडॉक्स में भी मोल और रेडॉक्स हो गया। जो क्वेश्चन हमने पहले दिए थे फोटो में, वो वाले क्वेश्चन पूरे कर लेना तो बन जाएगा, नहीं बने तो हमारे पुराने वीडियो देख लेना। हाँ पेपर किसने बनाया? कौन सा नहीं पता चल रही ये रेडॉक्स वाले का देख लेना, रेडॉक्स वाला वीडियो देख लेना हमारा। हमने आप तैयारी कर लेना, मैं एग्जाम की कहाँ थी? क्या 3 है 2 है? हम थ्योरी कितने मार्क्स की है? पहले तो 2 भी नहीं था इसमें। 10 हाँ तो बाद में 2 लगा दिया ना, ये बाद में लगा 2 को बैलेंस होने के बाद वीडियो देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। चलो फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले देखो क्या दिए है, डाल्टन्स लॉ, ये तुम लोग से बन जाएगा। बताओ एटम की खोज किसने करी? जॉन डाल्टन ने, ठीक है। कब करी इंपॉर्टेंट नहीं है, एटम की खोज करी जॉन डाल्टन ने। अब देखो उसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने। किसके थ्रू करी? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। बताओ परफ्यूरेटेड क्या था, एनोड की कैथोड? क्यों एनोड था तो एनोड क्यों, कैथोड था तो कैथोड क्यों? क्या? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में परफ्यूरेटेड क्या था, एनोड की कैथोड? क्यों? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का नाम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्यों है? गलत नहीं बोलो, बताओ। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का नाम क्योंकि उसमें कैथोड से रेस निकलती हैं, ठीक है। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब का नाम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इसलिए क्योंकि उसमें कैथोड से रेस निकलती हैं। कैथोड से जो रेस निकलती हैं उसका क्या नाम दिया अपन ने? कैथोड रेस, ठीक है। अब अगर कैथोड से रे निकलेंगी तो कैथोड को क्यों परफ्यूरेटेड करेंगे? परफ्यूरेट तो एनोड को करेंगे ना, कि दूसरी साइड रे जाके लगे, तो अपन ने एनोड को परफ्यूरेटेड किया। बताओ रे विजिबल थी क्या नेकेड आइज से? नेकेड आइज से विजिबल नहीं थी, तो अपन ने क्या किया, जहां परफ्यूरेटेड किया, एनोड को परफ्यूरेट किया, उसके पीछे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया, ठीक है। फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। कुल देखो हम पूरा नहीं पढ़ा रहे, कुल क्वेश्चन आंसर। अब जो हमारे क्वेश्चन नहीं बनते आज कहीं से जाके पढ़ोगे, उसके बाद फिर से वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। बताओ उसके अंदर एक पैडल क्यों रखा था थॉमसन ने? उसके अंदर एक पैडल क्यों रखा था और उससे क्या पता चला? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं, जब कैथोड रेस चलेंगी तो कैथोड रेस पैडल में लगेंगी, पैडल घूमेगा, उससे अपन को क्या पता चलेगा कि कैथोड रेस के पास काइनेटिक एनर्जी है, तभी वो पैडल की मोशन करा पा रही है। बताओ उनने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्यों रखी? कैथोड रेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों रखी बाहर? ये तुम्हारा कैथोड रे का ट्यूब है, कैथोड रे के ट्यूब के बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रिक। अरे बंद करो ना ये वाला, जब कल कराया था हम। अरे तो नहीं आ रहा तो अभी करना है, जाओ बाहर जाके कर लो। चलो क्यों रखी? देखो ये तो हमारा कैथोड है, छोटे टर्मिनल से कनेक्ट कैथोड है, बड़े टर्मिनल से कनेक्ट एनोड है। अगर ये कैथोड है मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, करंट यहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे तो यहाँ से निकलेंगे। इसको अपन को परफ्यूरेट करना पड़ेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे लगे, यहाँ पे अपन को फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाना पड़ेगा। अब बताओ ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रखी गई? क्योंकि वो रेस स्ट्रेट जाए, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन अपन को पता नहीं था, कौन सी रेस है अपन को नहीं पता था। अपन ने ऊपर रखी पॉजिटिव, नीचे रखी नेगेटिव, नेगेटिव से की रिपेल, पॉजिटिव में करी अट्रैक्ट, तो ऊपर ऐसे चली गई, इससे क्या पता चला कि जो भी कैथोड रेस है उसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया।
चलो, कैथोड रेस यूनिवर्सल पार्टिकल थे कि नॉन यूनिवर्सल पार्टिकल थे? कैथोड रेस यूनिवर्सल पार्टिकल थे। कैथोड रेस का कोई कलर था? नहीं था। तो कैथोड रेस इनविजिबल पार्टिकल भी थे। ठीक है, कैथोड रेस में इतना, बाकी तुम लोग जहाँ से भी पढ़ोगे वो देखना, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन को फिर से लगाना। एनोड रेस में आओ, मतलब वो तो एक्स्ट्रा जो पढ़ाएगा वो पढ़ाएगा ही, क्योंकि हमने पूरा नहीं पढ़ाया। बाकी एनोड रेस में आओ। एनोड रेस में क्या किया? सबसे पहले कैथोड रेस में यहाँ पे वैक्यूम कम था कि ज़्यादा? वैक्यूम निकालना पड़ता है। कैथोड रेस में वैक्यूम था या प्रेशर ज़्यादा था अंदर? वैक्यूम था। ठीक, कैथोड रेस में वैक्यूम था। और वैक्यूम क्यों था? अरे एयर निकालेंगे तो वैक्यूम बनेगा ना, वैक्यूम थोड़ी निकालते हैं। तो देखो, एयर निकाली तो अंदर प्रेशर कम हो गया, मतलब वैक्यूम बन गया। वैक्यूम या फिर कम प्रेशर कह सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वैक्यूम तो था नहीं, कम प्रेशर था। अब कम प्रेशर क्यों था? जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी से टकराए ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे आगे जाए, बिना डिफ्लेक्ट हुए किसी से टकराए ना। अब आ जाओ एनोड रेस में। बताओ, एनोड रेस बनाई, सीधा क्वेश्चन। कैथोड रेस और एनोड रेस वाला जो ये हुआ, दोनों डिस्चार्ज ट्यूब में हुए। कैथोड रेस वाला किसने किया? तुम्हारा थॉमसन ने। एनोड रेस वाला किसने किया? गोल्डस्टीन ने। अब कैथोड रेस ट्यूब को कहते हैं कि गोल्डस्टीन ने किया मॉडिफाई। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब पहले आया, किसने किया? थॉमसन ने। उसको मॉडिफाई किसने किया? गोल्डस्टीन ने। मॉडिफाई मतलब क्या होता है? अलग से कुछ नहीं बनाया, इसी सेम में थोड़ी थोड़ी बदलाव कर दिए। तो बोलेंगे कि गोल्डस्टीन ने क्या मॉडिफिकेशन करी? सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्या क्या मॉडिफिकेशन करी गोल्डस्टीन ने? बताओ। सबसे पहले गोल्डस्टीन की मॉडिफिकेशन मत देखो, लिख नहीं रहा जिसमें जल्दी जल्दी। गोल्डस्टीन ने क्या किया? इसके अंदर का प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, ट्यूब के अंदर का प्रेशर बढ़ा दिया। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम किया? बढ़ाएगा। यहाँ की टेम्परेचर को मत लिखना, किया कम था, नीड नहीं थी क्योंकि, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं है। देखो देखो कम क्यों किया था? सिंपल सी बात हम बता दे रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी गैस वगैरह आ गई थी। ठीक है, थोड़ी सी में इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा था, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मार दे रहा था। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया था, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया था, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है। बाकी टेम्परेचर वाली बात भूल जाओ, क्योंकि कंफ्यूज हो गया। अगर ज़्यादा टेम्परेचर भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ती। ठीक है, अब प्रेशर गोल्डस्टीन ने बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? प्रेशर इसलिए बढ़ाया क्योंकि इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स आ जाएं। ठीक है, प्रेशर बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि इसके अंदर गैस के पार्टिकल आ जाएं। गैस के अब यहाँ से निकलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जैसे निकल रहा था। इलेक्ट्रॉन लगेगा गैस के पार्टिकल में, क्या होगा? इसको मारेगा धक्का, तो इसके अंदर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो यहाँ पे ये था गैस का पार्टिकल, यहाँ से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। यहाँ से आया इलेक्ट्रॉन। गोल्डस्टीन वाले मॉडल की बात हो रही। इसने मारा धक्का, इसको धक्का लगा तो इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जे वाला निकला था ये तो जोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके पास स्पीड थी तो ये जोड़ेगा नहीं, लेकिन इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज हो गया तो किस साइड आएगा? इस साइड वापस आएगा। क्यों? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव में तो जाएगा नहीं, पॉजिटिव वापस नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा तो यहाँ से टकरा जाएगा। तो उसने क्या किया? इसको कर दिया परफ्यूरेट। फिर क्या हुआ? टकराया नहीं टकराया, ये पीछे आके लग गया। पीछे आके लगा मतलब इसने यहाँ पे भी फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी। ठीक है, कितनी मॉडिफिकेशन करी? सबसे पहले कितनी मॉडिफिकेशन याद रखनी है? 2 मॉडिफिकेशन याद रखो। एक तो प्रेशर बढ़ा दिया, दूसरी बात कैथोड को परफ्यूरेट कर दिया, तीसरी बात कैथोड के पीछे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। ठीक है, 3 मॉडिफिकेशन याद रखनी है अपन को गोल्डस्टीन की। अब गोल्डस्टीन की 3 मॉडिफिकेशन हो गई, उसके बाद आएगी तुम्हारी प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज। बताओ प्रोटॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सिंपल सी बात, इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रेस थी, बोलेगा कि कैनाल रे, यानी इसकी जो रेस निकलती है इसको गोल्डस्टीन ने क्या नाम दिया? कैनाल रेस। ठीक है, तो अब बताओ अगर कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन होती हैं तो कैनाल रेस प्रोटॉन होती हैं या नहीं? तो कैनाल रेस प्रोटॉन नहीं होती हैं। कैथोड रेस, सारी की सारी कैथोड रेस दुनिया में कहीं से भी कैथोड रेस निकाल लो वो होंगी इलेक्ट्रॉन, लेकिन कहीं से भी कैनाल रेस निकाल लो वो प्रोटॉन नहीं होती। ठीक है, कैनाल रेस क्या होती है? कैनाल रेस मतलब पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन किसका? इसके अंदर जो भी गैस डाली है। अब बताओ अगर इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस भरी तो जो पॉजिटिव आयन रहेगा किस गैस का रहेगा?
हाइड्रोजन गैस का। अगर इसके अंदर हीलियम गैस भरी तो पॉजिटिव आयन किस गैस का रहेगा? हीलियम गैस का। मतलब जो भी कैनाल रेस निकल रही है, कैनाल रेस मतलब जो इधर से इधर जाती है, ठीक है, इधर से इधर जाने वाली रेस को मतलब जो बीच से एनोड की तरफ जा रही हैं, जो सॉरी बीच से कैथोड की तरफ जा रही हैं उसको कैनाल रेस बोलेंगे। जो कैथोड से निकल रही हैं वो जो कैथोड से निकल रही हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं कैथोड रेस। अब एक और बात, ये जो तुम्हारी कैनाल रेस है, बताओगे कैथोड रेस कैथोड से निकल रही है तो कैनाल रेस एनोड से निकल रही है क्या? नहीं, तो ऐसा भी नहीं है, कैनाल रेस एनोड से नहीं निकलती। जो बीच में गैस रहती है कैनाल रेस वहां से निकलती हैं, ठीक है। तो कैनाल रेस की क्या क्या बात? सबसे पहली बात, कैनाल रेस एनोड से नहीं निकलती, कैनाल रेस बीच से निकलती हैं। कैनाल रेस बताओ इसके अंदर जो भी गैस है, हाँ कैनाल रेस प्रोटॉन नहीं है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो भी गैस है उसके आयन को अपन कैनाल रेस कहते हैं। अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही, इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही, फिर इलेक्ट्रॉन गैस को धक्का मारेगा, जिस गैस के अंदर का भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो गैस का जो प्रोटॉन है यानी गैस के अंदर का जो आयन है वो वापस उस साइड चला जाएगा। अब बताओ अगर कैनाल रेस इसके अंदर की गैस पे डिपेंड कर रही है तो बताओ कैनाल रेस यूनिवर्सल हुई कि नहीं? कैनाल रेस यूनिवर्सल हुई कि नहीं? यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल जो हर जगह सेम हो, हर जगह सेम हो उसको अपन यूनिवर्सल कहते हैं। जैसे मान लो इंसान, इंसान यूनिवर्सल है कि नहीं? इंसान अलग अलग टाइप के होते हैं, इंसान यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अपन बोल देंगे हाँ चलो पानी कह लेंगे, पानी का कंपोजिशन हमेशा H2O होगा, पानी यूनिवर्सल कहला गया। अब अगर देखो पानी की प्योरिटी की बात करेंगे तो फिर से वो यूनिवर्सल नहीं कहलाएगा, लेकिन नॉर्मल पानी की बात करें वैसे ही अगर ये हमेशा हमेशा एक ही जैसी निकलती, मान लो इसके अंदर से अगर हमेशा हीलियम आयन निकल रहा होता तो अपन कहते यूनिवर्सल। लेकिन अगर हीलियम कभी हाइड्रोजन कभी नाइट्रोजन अलग अलग प्रकार के आयन, जैसे मान लो हाइड्रोजन H है, H का एटम लिया, H के एटम का वेट क्या होता है? बाहर एक इलेक्ट्रॉन अंदर एक प्रोटॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा अंदर एक प्रोटॉन बचेगा, वेट इसका क्या होगा? 1U। अगर मान लो हीलियम लिया, हीलियम के अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, बाहर का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके अंदर का एक यानी एक पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर लेगा, बचेगा क्या? +1 का चार्ज बचेगा। +1 का चार्ज बचा, ठीक है, लेकिन वेट कितना बचा? वेट इसके पास 2 ही है ना, अंदर 2 प्रोटॉन है मतलब 2U का वेट है इसका, तो इसका वेट कम इसका वेट ज्यादा। नाइट्रोजन लेंगे तो 14U का 14U का वेट हो जाएगा तो और ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे करते करते अलग अलग गैस के अगर अलग अलग कैनाल रेस बन रही है तो कैनाल रेस यूनिवर्सल नहीं कहलाई। अब बताओ कैनाल रेस इनविजिबल है या नहीं? कैनाल रेस इनविजिबल है या नहीं? जैसे इलेक्ट्रॉन रेस इनविजिबल थी, कैनाल रेस इनविजिबल है कि नहीं? देखो बताओ, पहले अच्छे बताओ फिर हम बताते हैं। कैनाल रेस इनविजिबल नहीं है, कैनाल रेस कलर्ड रेस है। क्यों? इसके अंदर जो भी गैस डालते हैं उस गैस के यानी वो उस गैस से कैनाल रेस बनती है। अब बहुत अच्छे तुम लोग को एक पता है ब्रोमीन किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती, ग्रे नहीं ब्राउन कलर, ब्रोमीन, अरे ब्रोमीन नाम है ना ब्रोमीन, तो ब्रोमीन होती है तुम्हारी ब्राउन कलर की। अगर ब्राउन कलर की गैस इसके अंदर डाली तो आयन कौन से कलर के बनेंगे? आयन भी तो ब्राउन कलर के बनेंगे। तो कैनाल रेस इनविजिबल नहीं होती, कैनाल रेस विजिबल होती है। अब कुछ कैनाल रेस इनविजिबल भी हो सकती है ना, जिस गैस का कलर नहीं होता, हाइड्रोजन का कलर नहीं होता, तो हाइड्रोजन वाली कैनाल रेस इनविजिबल रहेंगी। तो सोडियम गैस नहीं, तो हाइड्रोजन वाली गैस इनविजिबल रहेंगी तो पीछे लगाना पड़ेगा। ब्रोमीन वाली इनविजिबल नहीं रहेंगी, तो ऐसे ही अपन को देखने से भी समझ में आ जाएगा मूवमेंट किस साइड हो रहा। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे लगाते हैं अपन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि देखो ब्रोमीन के पास भले कलर है तो अपन कह सकते हैं कि हाँ कैनाल रेस के पास भी कलर है, लेकिन कैनाल रेस यहाँ से यही जा रही है, ये कैसे पता चलेगा? जो गैस डालेंगे उसका कलर अडॉप्ट करेंगे। हाँ, जो गैस डालेंगे उसी के कलर की कैनाल रेस होंगी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कैनाल रेस यहीं पे जा रही है? वो ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे अपन ने लगा दिया मटेरियल, उससे अपन को पता चलेगा मटेरियल जल रहा, मतलब कैनाल रेस यहाँ पे आ रही। कैनाल रेस का कलर कैसे पता चला? क्योंकि कलर वो गैस का था, उसी गैस की कैनाल रेस होती है। ठीक है, कैनाल रेस का समझ में आ गया। बाकी कोई वन शॉट देखना, बाकी का समझ में आ जाएगा। बताओ मिलिकन के एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं। बताओ चार्ज बाई मास रेशियो किसने निकाला? चार्ज बाई मास रेशियो निकाला थॉमसन ने। कितना आया? चैडविक ने नहीं निकाला। चार्ज बाई मास रेशियो निकाला थॉमसन ने। चार्ज बाई मास रेशियो कितना आया? 1.75 × 10⁻11। अब तुम्हारा क्वेश्चन, पहले मिलिकन का एक्सपेरिमेंट हुआ कि पहले चार्ज बाई मास रेशियो निकाला गया? पहले चार्ज बाई मास रेशियो निकाला गया, फिर मिलिकन का एक्सपेरिमेंट हुआ।
अब मिलिकन ने क्या किया, मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला और इलेक्ट्रॉन का मास निकाला। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का मास किसने निकाला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने निकाला, मिलिकन। इलेक्ट्रॉन का मास किसने निकाला, मिलिकन। इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने से पहले क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाई मास का रेशियो निकाला गया था। वो किसने निकाला था, थॉमसन। मान लो 2/3, बोल दे चार्ज बाई मास रेशियो है 2/3, तो ये किसने निकाला, ये निकाला थॉमसन ने। फिर मिलिकन ने क्या बताया, मिलिकन ने बताया कि अच्छा जो चार्ज है वो है 200, जो मास है वो है 300, मतलब चार्ज इज इक्वल टू 200, मास इज इक्वल टू 300। ये किसने बताया, मिलिकन ने। रेशियो पहले ही निकाल दिया था कि दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, वो निकाला थॉमसन ने। फिर एक्चुअली में क्या है वो किसने निकाला, मिलिकन ने। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में गलती नहीं करना। अब इसके बाद क्या हुआ, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हो गया, चैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन निकाला। ठीक है, कैसे निकाला, बेरिलियम शीट को बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल से, तो तुम्हारा न्यूट्रॉन निकल गया। अब आ जाओ, क्या कहते हैं, डाल्टन का मॉडल नहीं करा रहे, माइनस ऊपर -19 है। 31 और 27 चलो अब फिर रदरफोर्ड के मॉडल में बताओ, पूरा मॉडल नहीं, सबसे पहले बताओ किनारे डिटेक्टर क्यों लगाया गया। अच्छा सबसे पहले ये बताओ कौन सी रे मारी गई, रदरफोर्ड के मॉडल में कौन सी रे मारी गई, नहीं, रदरफोर्ड के मॉडल में अल्फा पार्टिकल्स मारे गए। ठीक है, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो कौन से पार्टिकल मारे गए, अल्फा पार्टिकल मारे गए। अब बताओ अल्फा पार्टिकल किस में मारे गए, गोल्ड फॉइल में, गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल मारे गए। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि गोल्डस्टीन ने गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, गोल्डस्टीन ने तो प्रोटॉन निकाल लेते, गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, गोल्डस्टीन लोग वैसे भी गरीब लोग थे, ये रदरफोर्ड लोग अमीर लोग थे, तो ये गोल्ड फॉइल वगैरह एक्सपेरिमेंट इन्हीं लोग कर पाते। अब तुम्हारा गोल्डस्टीन ने रदरफोर्ड ने क्या, अल्फा पार्टिकल मारा, किस में मारा, तुम्हारी गोल्ड फॉइल में मारा। गोल्ड फॉइल बताओ थिन क्यों ली गई, थिक क्यों नहीं ली गई, क्योंकि उससे अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो पाते अगर थिक लेते। हाँ, अगर थिक लेते तो अपन को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती निकालने के लिए, थिन ली जिसमें कम एनर्जी से अल्फा पार्टिकल पास हो जाए आराम से। ठीक है, फिर अब किनारे डिटेक्टर क्यों लगाया गया, अपनी एनसीईआरटी में देखो डायग्राम वायग्राम, क्या बताओ किनारे डिटेक्टर क्यों लगाया गया। अल्फा पार्टिकल वहां टकराए तो पता चले कि वो कहां जा रहे हैं। हाँ, जब अल्फा पार्टिकल टकराए तो पता चले कहाँ जा रहे हैं। अब बताओ 99% या फिर 95% अल्फा पार्टिकल कहाँ चले गए थे, 95% सीधे सीधे पास हो गए थे। ठीक है, जो आजू बाजू है 1%। ठीक है, 99% सीधे सीधे पास हो गए, अगल बगल गए 1%। ठीक है, अब 99% सीधे पास क्यों हो गए बताओ, क्योंकि 99% एटम खाली था, 99% एटम खाली था, इसलिए 99% सीधे ट्रांसफर हो गए। 1% वापस क्यों आ गए बताओ, कुछ ऑब्जर्व भी तो हुआ था गोल्ड फॉइल के अंदर। अभी इतना पढ़ा रहे हो तो सुनो, वापस क्यों आ गए इतना बताओ, 1% वापस क्यों आए, क्योंकि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन टकराए। क्योंकि एटम के अंदर का जो पूरा वेट था, एटम के अंदर का पूरा चार्ज था वो एक सेंटर पे इकट्ठा था। ठीक है, गोल्ड के एटम के अंदर का पूरा चार्ज एक सेंटर पे इकट्ठा था। ठीक है, जो मेन वेट मेन चार्ज था एक सेंटर पे इकट्ठा था, इसलिए जो केवल उस चार्ज से टकराए या फिर वहां से वापस आए वो तुम्हारे वापस आ गए। ठीक है, अब उससे रदरफोर्ड को क्या पता चला कि रदरफोर्ड को पता चला 99% या फिर 90% न्यूक्लियस खाली है, खोखला है, जो एटम 99% खोखला है, एटम का असली वजन कहाँ है, बीचों बीच है, बीचों बीच मतलब न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड को ये पता चल गया। फिर रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड को जब पता चल गया कि बीच में जो हिस्सा उसको अपन ने न्यूक्लियस नाम दे दिया, अगल बगल का हिस्सा खाली है, अगर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, अच्छा रदरफोर्ड को ये कैसे पता चला कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज थे। ठीक है,
पॉजिटिवली चार्ज थे, टकराए, पॉजिटिव से पॉजिटिव वापस आ गया, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज थे, तो रदरफोर्ड को पता चल गया जो सेंटर है वो पॉजिटिव है। अब अगर सेंटर पॉजिटिव है और सेंटर बहुत हैवी है तो उसको बैलेंस करने के लिए अगल बगल नेगेटिव चार्ज रहने चाहिए, तो उसने सोलर सिस्टम मॉडल बनाया। सोलर सिस्टम मॉडल किसने बनाया, बोहर ने या रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने। ठीक है, सोलर सिस्टम मॉडल बनाया, बीच में चार्ज था, अगल बगल इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। बताओ इसको डिस्कार्ड किसने किया? सोलर सिस्टम मॉडल को डिस्कार्ड किसने किया, मतलब किसने बताया कि ये मॉडल गलत है? मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी बनाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। मैक्सवेल ने क्या बोला, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं, अब एक्सेलरेट कैसे कर रहे हैं कई बार बता चुके, अभी नहीं समझ में आए तो रट लो। इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब ये अपनी एक वेव्स छोड़ेंगे, क्योंकि जो भी चीज अगर चार्ज है, देखो सबसे पहले अगर कोई चीज चार्ज है और अगर कोई चीज चार्ज चीज एक्सेलरेट कर रही है तो वो अपनी वेव छोड़ेगा। अगर चार्ज चीज एक्सेलरेट कर रही है वो अपनी वेव छोड़ेगा, और अगर वेव छोड़ रहा है, वेव क्या होती है, एनर्जी होती है ना, वेव के अंदर एनर्जी होती है। एच नहीं, चलो अभी मतलब कंफ्यूज हो गए, तो वेव के अंदर एनर्जी होती है। अगर एनर्जी निकलेगी, बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। अगर एनर्जी खत्म हो गई तो पास में आके इससे चिपक जाएंगे, तो मॉडल खत्म हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा। ये किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। इसको क्या कहते हैं, डीमेरिट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल का डीमेरिट क्या था, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो वेव छोड़ेंगे, वेव छोड़ेंगे तो स्पाइरल पाथ लेके इसमें घुस जाएंगे। स्पाइरल पाथ क्या होता है, स्पाइरल पाथ मतलब ऐसे, ऐसा, ठीक है, स्पाइरल पाथ। फिर अब तुम्हारा बताओ, सोलर सिस्टम जो असली का सोलर सिस्टम है, असली के सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट है वो भी गोल गोल घूम रहे हैं, और कोई भी चीज़ अगर गोल गोल घूमती है मतलब वो चीज़ एक्सेलरेट करती है। तो बताओ उससे वेव निकल के, यानी उससे भी ऐसी वेव निकल के वो सीधे सन के अंदर क्यों नहीं घुस जाता? नहीं, देखो एक्सेलरेट तो करेंगे चाहे कैसे भी मूव करो, कोई भी चीज़ गोल घूम रही मतलब एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। अब उसमें कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्सेलरेट कर ही रही है। अब क्यों नहीं घूमते, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाइड होता है और अपने प्लेनेट चार्ज नहीं है, ठीक है। अगर चार्ज है और एक्सेलरेटिंग है तो वेव लूज करेगा, अगर चार्ज नहीं है तो वेव लूज नहीं करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो, इसको सुधारा किसने, रदरफोर्ड मॉडल के बाद किसका मॉडल आया, बोहर का मॉडल। मैक्सवेल की तो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई थी, बोहर का मॉडल आया। बोहर के मॉडल में अपन को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कितनी चीज़ पढ़नी है, 2 चीज़ पढ़नी है। बोहर का मॉडल करा भी नहीं रहे, बोहर ने सेम मॉडल बनाया, सोलर सिस्टम मॉडल को मॉडिफाई किया, सोलर सिस्टम मॉडल को मॉडिफाई किया। तो देखो बीच में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का, अगल बगल बिल्कुल सोलर सिस्टम मॉडल जैसा बनाया, ठीक है, अगल बगल सोलर सिस्टम मॉडल बनाया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं, हाँ। इलेक्ट्रॉन वेव लूज करेंगे, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड क्यों नहीं कर रहे, सिंपल सी बात है। बोहर ने क्या बोला कि मैक्सवेल की बात सही है, लेकिन अगर ये जो ऑर्बिट है, अगर ये ऑर्बिट एक स्पेशल दूरी पे रहेंगे, देखो जितनी दूरी पे रहेंगे उस हिसाब से इसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा। तो अगर ऑर्बिट एक स्पेशल दूरी पे रहे, उस दूरी को अपन कहते हैं आर, ठीक है। एक स्पेशल दूरी पे रहे आर, तो उसके अंदर एक स्पेशल एंगुलर मोमेंटम होगा, और अगर उस एंगुलर मोमेंटम में वो घूमेंगे या फिर उस स्पेशल दूरी पे घूमेंगे तो वो लूज नहीं करेंगे, वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेंगे। मतलब देखो रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने बोला ये बीच में न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक ऑर्बिट है। ऑर्बिट कहाँ है, ऑर्बिट यहाँ है या ऑर्बिट यहाँ है, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने बोला गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन ऑर्बिट कहाँ है भैया हमको नहीं पता। तो मैक्सवेल ने बोला अगर तुमको पता नहीं है तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर जाएंगे और वो निकल जाएंगे। लेकिन बोहर ने क्या बताया कि ऑर्बिट कहाँ है हमको पता है, ऑर्बिट एक स्पेशल दूरी में, उसको अपन कहते हैं आर या फिर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो अगर इस दूरी में घूमेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके कोलाइड नहीं करेंगे। तो रदरफोर्ड के मॉडल को हाँ बोल दिया गया। अब वो स्पेशल दूरी थी आर, जिसको अपन कहते हैं रेडियस, उसका स्पेशल दूरी से अपन को ज्यादा मतलब नहीं। इस स्पेशल दूरी में जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। ये फॉर्मूला कहाँ से कैसे आया इसको छोड़ दो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। इसको अपन को याद रखना है क्योंकि फिजिक्स की चीज है। अब एंगुलर मोमेंटम अगर mvr है, mvr कितना होना चाहिए, nh बाई
2 पाई। अगर एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई है, अब देखो ये r है, मतलब एंगुलर मोमेंटम रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन यानी इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेंगे और इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं करेंगे। तो बोहर मॉडल क्यों फेल नहीं हुआ बहुत लंबे टाइम तक, उसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि बोहर मॉडल ने ऑर्बिट की स्पेसिफिक दूरी बताई, ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पेसिफिक वेलोसिटी बताई। तो दूरी वेलोसिटी mvr अगर अपन ने किया, तो अगर mvr NH/2 पाई के बराबर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन, कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए रदरफोर्ड्स मॉडल में, रदरफोर्ड्स मॉडल में कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जिसके कारण तुम्हारा रदरफोर्ड मॉडल कोलाइड ना करे। तो क्या बोलेंगे, रदरफोर्ड मॉडल में अगर mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई होता है तो रदरफोर्ड मॉडल कोलाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या बोला, रदरफोर्ड मॉडल में कौन सी कंडीशन होनी चाहिए वो कोलाइड ना करे, ये कंडीशन। और बोहर्स मॉडल में तो ये कंडीशन पहले से थी, तो बोहर्स मॉडल इसलिए कोलाइड नहीं करता। तो बोहर मॉडल क्यों कोलाइड नहीं करता समझ में आ गया। अब बोहर मॉडल को डिस्कार्ड किसने किया, बोहर मॉडल को डिस्कार्ड किया डी ब्रोगली और हेजनबर्ग ने, बोहर मॉडल को डिस्कार्ड किया हेजनबर्ग ने। देखो ये थ्योरेटिकल से न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, कुल थ्योरेटिकल सुनते जाओ। हेजनबर्ग ने क्या बोला, हेजनबर्ग की एक सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है। हेजनबर्ग ने बोला कि दुनिया में किसी भी चीज़ की, पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ की या तो तुम एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकते हो कि कितनी तेजी से दौड़ रहा है, या तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो तुम या तो हमारी पोजीशन बताओगे, और अगर हम चल रहे हैं तो तुम या तो हमारी स्पीड बता सकते हो, लेकिन अगर हम चल रहे हैं तो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता सकते। हेजनबर्ग ने ये बोला। तो हेजनबर्ग ने क्या बोला, अगर तुम किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड बताने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे अंदर एक एरर आएगा, कैलकुलेशन में एरर आएगा। उस एरर को क्या कहते हैं, सबसे पहले डेल्टा एक्स मतलब एरर इन पोजीशन, डेल्टा एक्स मतलब एरर इन पोजीशन, डेल्टा वी मतलब एरर इन वेलोसिटी, डेल्टा एक्स डेल्टा वी हो गया इज इक्वल टू h/4 पाई m। या तो इतना एरर आएगा कम से कम, या एरर इससे ज्यादा हो सकता है। एरर ये लिखा है, एरर या तो इसके बराबर रहेगा या तो इससे ज्यादा रहेगा। तो कैसे डिनोट करते हैं, एक इक्वल टू का साइन और एक ऐसा साइन, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हेजनबर्ग की। एरर इन डिस्प्लेसमेंट, एरर इन वेलोसिटी ज्यादा रहेगा h/4 पाई m से। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, इक्वल भी रह सकता है, लेकिन यानी इक्वल मतलब कम से कम इतना रहेगा, या तो इससे ज्यादा ही रहेगा, ठीक है, इक्वल हो सकता है। ये किसने बताया, हेजनबर्ग ने। बोहर ने क्या बताया था, देखो mvr में देखो, mvr में देखो यहाँ पे r है, r क्या है, r मतलब कितनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन होगा, r एक पोजीशन है ना, r लेंथ की यूनिट है तो r एक पोजीशन है। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी होगी। तो बताओ, तुम्हारे रदरफोर्ड ने वेलोसिटी और पोजीशन दोनों बता दी, वेलोसिटी और पोजीशन दोनों बता दी, एरर की बात करी, एरर की बात नहीं करी। देखो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कोई इकट्ठी नहीं बता सकता, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है, कितनी दूरी पे इलेक्ट्रॉन है, ये किसने बताया था, बोहर ने। बोहर ने इकट्ठा बता दिया था, इकट्ठा बताया जा सकता है क्या, नहीं। तो बोहर ने एरर की बात करी, नहीं बात करी, मतलब बोहर का मॉडल भी गलत था काफी हद तक, ठीक है। बोहर का मॉडल किसने गलत साबित किया, हेजनबर्ग ने। कैसे गलत साबित किया, ऐसे गलत साबित किया, ठीक है। अब बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है और कोई ऑब्जेक्ट छोटा है, ठीक है, अगर कोई, जैसे मैं बड़ा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल छोटा सा इलेक्ट्रॉन, तो बताओ उसकी पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में जो एरर आएगा किसके में ज्यादा आएगा, बड़े ऑब्जेक्ट के में या छोटे ऑब्जेक्ट के में। बड़े में क्यों और छोटे में क्यों, बड़े में उसका पोजीशन वो ज्यादा हो कैप्चर कर रहा है, छोटी तो देखो गलत। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उसमें एरर कम आएगा। ये क्या लिखा है, m, ये क्या है, एरर। एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो जितना ज्यादा मास होगा एरर उतना कम हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है, हेजनबर्ग एरर उतना कम आएगा, समझ में आया। तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है अनसर्टेनिटी उतनी कम हो जाती है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो मास छोटा सा आ जाएगा, मास छोटा तो एरर बड़ा, तो अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाती है। तो अगर एक बड़े ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे अगर मेरी बात करें, तो मेरी पोजीशन और स्पीड बताना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन छोटे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और स्पीड बताना पॉसिबल नहीं है। किसने छोटा है तो मास भी छोटा आएगा।
ऑब्जेक्ट छोटा तो मास छोटा, और आपका ऑब्जेक्ट बड़ा रहता है। तो मास बड़ा। और मास क्या होता है, जैसे मेरे अंदर जितने भी पार्टिकल है वो मेरा मास कहलाया, छोटे के अंदर कम पार्टिकल तो मास कम। चलो ठीक है, ये किसने बताया, हेजनबर्ग ने। हेजनबर्ग ने इसका मॉडल गलत प्रूफ कर दिया। फिर हेजनबर्ग और स्क्रोडिंजर आए, हेजनबर्ग और स्क्रोडिंजर ने वेव एटॉमिक मॉडल बताया। तो वेव एटॉमिक मॉडल अब भी पढ़ा रहे 5 मिनट में, उसके पहले ये पढ़ो, ठीक है। हेजनबर्ग ने ये गलत साबित कर दिया। अब हेजनबर्ग ने जब गलत साबित किया उसके बाद डायरेक्टली वेव एटॉमिक मॉडल आ गया। वेव एटॉमिक मॉडल पढ़ाने से पहले कुछ चीजें बतानी है, जो बीच के कुछ फॉर्मूले छूटे हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी भले इसमें ना देखना, लेकिन यहाँ पे कर लो कुछ फॉर्मूले। E इज इक्वल टू एच न्यू किसने दिया, मैक्स प्लैंक ने। E इज इक्वल टू एच न्यू काय में आया, किस काम आया, तो देखो E क्या है, एक जो तुम्हारी वेव है, कोई भी एक वेव है, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होंगे। उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को अपन कहते हैं फोटोन। एक फोटोन के अंदर की जो एनर्जी है, एक फोटोन के अंदर, देखो एक वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके अंदर क्या होंगे, फोटोन। अब देखो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब जो मीडियम पे ट्रेवल ना करे, देखो जो मीडियम पे ट्रेवल करती है उसको अपन कौन सी वेव कहते हैं, मैकेनिकल वेव। ये हो गई नॉन मैकेनिकल वेव। तो नॉन मैकेनिकल वेव मीडियम पे ट्रेवल नहीं करती, तो नॉन मैकेनिकल वेव की बात कर रहा है, मतलब EMW की बात कर रहा है कौन, तुम्हारा प्लैंक। प्लैंक EMW की बात कर रहे हैं। तो प्लैंक ने क्या बोला, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर होंगे पार्टिकल। अब अगर उसके अंदर पार्टिकल होंगे वो पार्टिकल मूव कर रहे होंगे, तो मान लो उसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, ठीक है। मान लो उसके अंदर अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, उसकी एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी। तो एक पार्टिकल की एनर्जी कैसे लगाएंगे, तो देखो सबसे पहले n नंबर ऑफ पार्टिकल की एनर्जी निकालो, एक पार्टिकल की एनर्जी छोड़ दो। तो देखो E इज इक्वल टू NH न्यू, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे करा रहे हैं तो तुम लोग को ज़्यादा एक फॉर्मूला याद रखना, E इज इक्वल टू NH न्यू। NH न्यू क्या है, जो भी तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे, उस पार्टिकल को कहते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फिर फोटॉन्स। तो इस वेव की टोटल एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू NH न्यू। यहाँ पे N क्या है, N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। E इज इक्वल टू NH न्यू क्या होगी, तुम्हारी इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे सबकी एनर्जी मिला के। अब बताओ एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, एक पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, देखो n की जगह 1 रख देंगे। अगर n की जगह 1 रख देंगे तो एक पार्टिकल की एनर्जी आ गई। मतलब देखो ये टोटल वेव की एनर्जी है, मान लो टोटल वेव की एनर्जी है NH न्यू, n है नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर तुम्हारी पूरी वेव में मान के चलें कि एक पार्टिकल बस है, एक पार्टिकल बस है पूरी वेव में, तो यहाँ पे n की जगह रख देंगे 1। तो E इज इक्वल टू H न्यू क्या है, एक पार्टिकल की एनर्जी। E इज इक्वल टू NH न्यू क्या है, टोटल पार्टिकल की एनर्जी। चलो एक क्वेश्चन करो, निकालो। एक वेव है, देखो एक वेव है, एक वेव के अंदर कितने पार्टिकल हैं, एक वेव के अंदर पार्टिकल हैं 500 पार्टिकल हैं। अब हर एक पार्टिकल की हमने फ्रीक्वेंसी नहीं दी, हमने क्या दे दी, पार्टिकल की वेवलेंथ दे दी। चलो निकालो, कॉपी में निकालो। क्या आया, इक्वल टू 10 की पावर -12h। h की क्या वैल्यू है, h क्या है, वैल्यू ऑफ h क्या है,
प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जरूरी नहीं है दी हो, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू याद करके जानी पड़ेगी। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। चलो कैसे निकाला, ई क्या है, ई है टोटल एनर्जी ऑफ वेव। टोटल एनर्जी ऑफ वेव क्या होगी, उसके अंदर के हर एक पार्टिकल की एनर्जी, हर एक पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, एन एच न्यू। ठीक है, जिसका जिसका आ गया वो उसके अंदर के एक पार्टिकल की एनर्जी निकालो, जिसका जिसका आ गया उसके अंदर के एक पार्टिकल की एनर्जी निकालो। तो देखो टोटल एनर्जी कैसे, ई इज इक्वल टू एन एच न्यू। एन क्या है 500, एच क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अभी नहीं लिख रहे, बाद में बता देंगे यूनिट। एन एच है, न्यू क्या है बताओ, न्यू दिया है, बताओ न्यू दिया है, कहाँ दिया, न्यू तो हमने दिया नहीं, न्यू नहीं दिया, क्या दिया है, वेवलेंथ दिया है। अब अपन को वेवलेंथ और न्यू के बीच का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी क्यों नहीं बताया, क्योंकि कल बताया था फिजिक्स का पेपर जब करा रहे थे। क्या फॉर्मूला है तुम्हारा, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। सी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू से क्या पता चला, स्पीड ऑफ लाइट पता चला। बताओ स्पीड ऑफ लाइट पता है, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट पता है। बताओ फ्रीक्वेंसी पता है, नहीं पता। वेवलेंथ पता है, वेवलेंथ कितनी है 6 × 10⁻⁻14। न्यू नहीं पता, तो न्यू अपन ने जैसे का तैसा लिख दिया। न्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। न्यू कितना आया 3 × 10⁸/6 × 10⁻⁻14। ठीक है, न्यू आ गया। अब न्यू की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, न्यू की वैल्यू यहाँ पे रखो, 3 × 10⁸/6 × 10⁻⁻14। अब इसको केवल मैथमेटिक्स करनी है, मैथमेटिक्स कर लोगे तो हाँ, -14 10⁻⁻14 है, 10⁻⁻14 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इंटू 10⁻14। इसको यहीं के यहीं काट लो, 1/2 हो गया। 2 को 500 से काट लो, या फिर इससे काट लो, यहाँ 500 से नहीं काटो, इससे काट लो। 2 था ना, 2 3 ठीक है। अब सीधी सीधी इक्वेशन आ गई। अब कर लोगे 500 इंटू 3.313 इंटू, चलो एक काम करके बताओ, सब करके बताओ। ठीक है, अब देखो 500 इंटू 3.313 को छोड़ भी दो। अच्छा छोड़ो नहीं, काम करो करके ही बताओ, कुछ लोग से ना बनेगा। सबका आ जाने दो।
ठीक है, इस चैप्टर में काफ़ी सारे फॉर्मूला और काफ़ी सारे नंबर याद करने 1576 कहाँ से आ गया? 1656.500। चलो अब कैसे आया, सबका आ गया। अब देखो जिसका जिसका नहीं आया, सबसे पहले देखो क्या करते हैं अपन, बाकी सारी चीज़ अलग, 10 वाली चीज़ अलग। तो बाकी सारी चीज़ अलग करने के लिए यहाँ पे अपन ने 500 इंटू 3.313 अलग ले लिया, इंटू फिर बाकी सारी चीज़ यहाँ पे क्या क्या बचा, देखो नीचे तो सब कट गया था, 1 हो गया था। 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 14। बताओ जब भी मल्टीप्लिकेशन में होते हैं नंबर और नंबर सेम रहते हैं, बेस सेम रहते हैं, तो क्या करते हैं, बेस लेते हैं कॉमन, पावर को करते हैं ऐड। तो यहाँ पे सेम 500 इंटू 3.313 लिखा, इंटू बेस ले लिया सेम 10 -34। देखो 8 और 14 कितना होएगा, 22 से 34 मतलब -12, तो ऊपर आ गया -12। ठीक है, इतना सबका आया था। अब 500 इंटू 3.313 कैसे करेंगे, सब इधर देखो। तो देखो कैसे करेंगे, 500 का 500 लिखा, इंटू 3.313 को क्या किया, पॉइंट हटाया तो 3313। बताओ पॉइंट के बाद कितने जीरो थे, 3, तो नीचे अपन ने 1000 का कर दिया मल्टीप्लाई, इंटू 10 की पावर -12। अब क्या करना है, कुल मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद नीचे जीरो वगैरह लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक की कैसे निकालोगे, एक की n अलग कर देंगे, 500 से 1 कर देंगे। 500 से 1 कर दिया, मतलब यहाँ पे जो 500 था इसको अपन ने सीधा हटा दिया, तो तुम्हारा ठीक है, तो तुम्हारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो अब देखो प्लैंक्स कांस्टेंट बताओ क्या होता है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34, याद करके जाना पड़ेगा। अब ये याद करके गए, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। अगर लेमडा दिया रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को न्यू लाना पड़ेगा। न्यू कैसे लाएंगे अपन, C इज इक्वल टू न्यू लेमडा वाले फॉर्मूले से अपन न्यू लेके आएंगे, उसके बाद अपन आंसर करेंगे। अब जो तुम्हारा E इज इक्वल टू एच न्यू है वो एक फोटोन के लिए है, और E इज इक्वल टू एन एच न्यू n नंबर ऑफ फोटोन के लिए है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी आप कर लोगे, n की वैल्यू कुछ भी कर लो कि 10, 100, 50 कैसे भी याद रखना। क्वेश्चन में ये देखना है, क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है एक फोटोन की एनर्जी मांगी है या फिर n नंबर ऑफ फोटोन की, यानी टोटल वेव की एनर्जी। हाँ, ऐसा नहीं बोलते कि n नंबर ऑफ की कितनी है, सीधे सीधे ये लिखते हैं कि एक वेव है, एक वेव में 1000 फोटोन है, बताओ वेव की क्या एनर्जी है। उनने ये नहीं बोला कि n नंबर ऑफ फोटोन की क्या एनर्जी है, उनने सीधे लिख दिया वेव की क्या एनर्जी। अब अपन को पता है वेव की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, उसके अंदर जो फोटोन है। तो अगर बोले वेव की एनर्जी क्या है तो गिन लेना उसके अंदर कितने फोटोन है और हर एक फोटोन की एनर्जी निकाल लेना, तो अपन को वेव की एनर्जी मिल जाएगी। चलो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आ जाओ बीच का, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं करा रहे हैं क्योंकि आने के चांसेस कम है। इलेक्ट्रो वो क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दीदी ने नहीं कराया था, वो भी नहीं करा रहे हैं। कराया था कि नहीं कराया दीदी, फॉर्मूला कराया था नहीं, तो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन उससे मैं मना कर रहा था तो अक्षर, मैं ही नहीं बोल रहा था। क्यों दीदी, फॉर्मूला वगैरह के क्वेश्चन उससे सब कराए थे। ये अक्षर मना कर रहा था, मैं के नहीं कर रहा हूं। चलो लो, तो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब वर्क फंक्शन नहीं, अरे मैं आगे तेरे को थोड़ी ले जा रहा हूं। मत जाओ, कहाँ जा रहे, हमारे लिए क्या लाओगी, हमारे लिए क्या लाओगी, तेरे लिए तो जा रही हूं मोमोस। चलो ये क्या है, देखो बस इधर देखो, इधर देखो, E इज इक्वल टू
वर्क फंक्शन प्लस के ई, वर्क फंक्शन दिया रहेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हम उसके यहाँ से सब्जी देखो, मंडी के पास में सीधे आप जाती जाओ, सीधे जाती जाओ, जाती जाओ, जाने की दो डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जाना कहीं नहीं, सीधे। है? फिर जाना है। लेफ्ट साइड पहले आप थाना जाओ, हाँ, फिर वहाँ हमारा बदला लो, फिर आप सीधे जाओ कमानिया साइड, हाँ। और जहाँ पे आपका राइट हैंड है, अरे तुम लोग बता नहीं सकते वो। अरे तो राइट हैंड में है ना। सब्जी मंडी की तरफ जब बस स्टैंड है ना, बस स्टैंड, अरे वहाँ बस में जाइएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाइए आप। नहीं नहीं, इतने दूर, इतने दूर। आपको कोई भी स्टॉल देखे देखो सफल की दुकान के सामने ना, सफल की दुकान के सामने हाँ, ठीक। राइट हैंड में, राइट हैंड में। हाँ, समझ। राइट उस सुनो, सफल की दुकान कहाँ है? नहीं नहीं, सुन 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 सुन, हम बता रहे, यहाँ से आना कमानिया साइड, जो पहली दुकान से मत लाना, दूसरी दुकान। नहीं, तू चला चल। सुन, हल्ला नहीं कर। तेरे को बोला ना दूसरी दुकान तो दिया उसने। दूसरी दुकान से ले आना, हाँ, दूसरे। पहली छोड़ देना, दूसरी से ले आना। मैं आप घूमना चाहो। चलो अब देखो, ई क्या है, एनर्जी। एनर्जी अब अपन ने डायमेंशनल एनालिसिस में क्या पढ़ा था, अगर इक्वल के साइड एनर्जी है तो इक्वल के साइड भी एनर्जी होनी चाहिए, है ना। अब दो चीज अगर प्लस होती हैं, कब प्लस होती हैं, इधर देखो, सब दो चीज प्लस होती हैं, कब प्लस होती हैं, अगर दोनों की डायमेंशन सेम हो तभी प्लस होंगी ना। तो मतलब ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, और ये भी एनर्जी है, ठीक है, तीनों चीज एनर्जी है। बताओ ई का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, ई का फॉर्मूला एच न्यू, ठीक है, ई का फॉर्मूला एच न्यू। डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, एच न्यू नॉट। के ई का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये सारी चीजें तुम लोग को दी होंगी, ये सारी चीजें दी होंगी, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, ठीक है। एच न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट मतलब वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो अपन को चाहिए, ठीक है, अलग से दी रहेगी, समझ में आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो अपन उसमें रेस मारेंगे उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना। अब ये हाइड्रोजन मॉडल तो वैसे ही नहीं कराना है। अब आ जाओ, चलो वेव एटॉमिक मॉडल में आ जाओ। ये न्यूमेरिकल जो 3-4 तरीके के आ सकते हैं इस चैप्टर से देख लिए, एक ये वाले से आ सकता है, एक E = NH न्यू से आ सकता है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी आ सकता है। अब इसमें कुछ कटा क्या कटाया ना अभी हमने, किया जितना जितना पढ़ाया, जितना नहीं पढ़ाया उसको कटा मान लो, ठीक है। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कटा मान लो, और बोहर की जो वेलोसिटी वगैरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कटा मान लो, जैसे बोहर रेडियस, बोहर की वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कटा मान लो, ठीक है। वीडियो देखते ना। अब वेव एटॉमिक मॉडल में आओ, इधर देखो, वेव एटॉमिक मॉडल में किसने दिया, वेव एटॉमिक मॉडल किसने दिया, साइंटिस्ट नेम स्क्रोडिंजर और हेजनबर्ग। स्क्रोडिंजर और हेजनबर्ग ने दिया वेव एटॉमिक मॉडल। बताओ, स्क्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी, वो इक्वेशन को सॉल्व करना अपने बस का है नहीं, अगर अपने बस का नहीं है तो फिर उसने उसके सॉल्यूशन दिए। मतलब देखो, मैथ्स में होता है एक इक्वेशन देते हैं, फिर उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस देते हैं, तो उसके सॉल्यूशन सिंप्लीफाइड बेस में दिए जो अपन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बताओ, पूरी थ्योरी में एक चीज इंपॉर्टेंट है, बताओ फाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है। फाई स्क्वायर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, याद रखना है एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फाई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका दूसरा मतलब क्या है, ऑर्बिटल, ठीक है, अच्छे से याद। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ऑर्बिटल और फाई स्क्वायर एक ही चीज है। बताओ, फाई या फाई स्क्वायर में से इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कौन बताता है, फाई स्क्वायर। फाई कुछ नहीं बताता है, फाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, फाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फाई स्क्वायर बताता है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो ऑर्बिटल के बराबर होती है। नल सेट क्या होता है? मैथ्स में नल सेट होता है। नल सेट क्या होता है? मैं कोई भी सेट नहीं, कोई भी सबसेट ना हो। चलो अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन करो, कुछ क्वेश्चन करो, बताओ।
एन क्या है? सबसे पहले देखो 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं, 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। एक दो चार क्वेश्चन कराते हैं, बाकी क्वेश्चन घर में कर लेना। 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। एन मतलब होता है, सुनो, 4 क्वांटम नंबर होते हैं, 4, चलो 4 क्वांटम नंबर होते हैं। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर, एम एल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एम एस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, चारों क्वांटम नंबर के नाम याद करने हैं। एन क्या बताता है? एन बताते तुम्हारा शेल, चलो ये देखो, एन क्या बताता है? शेल। एल क्या बताता है? सब शेल। एम एल मतलब ऑर्बिटल, और ये स्पिन स्टेट या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। अब बताओ एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ शुरू होती है? देखो शेल कितने प्रकार के होते हैं? शेल होते हैं के एल एम एन, के एल एम एन 4 शेल होते हैं। अब सब शेल कितने होते हैं? एस पी डी एफ। ठीक है, शेल 4, सब शेल भी 4। बताओ इन शेल के नाम क्या है? के का नाम है 1, एल का 2, एम का 3 और इसका 4। एस का क्या नाम है? एस का नाम है 0, P1, D2, ये 3। ठीक है, नाम याद रखने हैं। शेल, 4 शेलों के 4 नाम, 4 सब शेल के 4 नाम। ऑर्बिटल कितने होते हैं? एस में होते हैं 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। ये अपन को याद है। स्पिन स्टेट या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। चलो समझ में आया? इतनी चीज समझ में आई। अब बताओ क्वेश्चन कैसे आएंगे? चलो जितने क्वेश्चन करा रहे हैं उतने करते जाओ। चलो जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन करेंगे। n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3। बताओ इसके अंदर टोटल सब शेल कितने होंगे? तो सब शेल होंगे इसके 0, 1, 2। तो अब देखो सबसे पहले देखो कैसे निकालेंगे। n दिया है 3, n दिया है 3। अब n के अंदर सब शेल, n क्या है? शेल नंबर है, शेल नंबर है और इसके अंदर क्या होता है? सब शेल। n क्या दिया है? 3, तो 3 के अंदर सब शेल कहाँ तक होते हैं? तो देखो 3 - 1 करो, या फिर देखो सीधे तुम्हारा जितना शेल नंबर होता है उतने ही सब शेल होते हैं। सिंपल सी बात। अगर शेल नंबर है 3 तो सब शेल भी 3 होंगे। ठीक है, और तीनों सब शेल के नाम क्या होंगे? तो जो इनके तीनों सब शेल होंगे उनके नाम होंगे 0, 1, 2। तो देखो गिनती में कहते हैं 3, 0 से लेके 2 तक। 0 क्या है? S, 1 है P और 2 है D। इतना समझ में? हाँ, यानी देखो गिनती में उतने ही रहेंगे। अब बताओ अगर हमने दिया n इज इक्वल टू 4, बताओ सब शेल कितने होंगे? 4। सब शेल 4 होंगे। चारों के नाम क्या होंगे? 0, 1, 2, 3। सब शेल 4 ही लिखने पड़ेंगे। हाँ, सब शेल 4 लिखोगे। चारों के नाम 0, 1, 2, 3। 0, 1, 2, 3 के असली नाम ये पूछ रहा 5 है तो 5 है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 तो सब शेल भी 5। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो समझ में आया? शेल लेके तो सब शेल निकाल लोगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बताओ शेल लिखा 3, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 में 3 मल्टीप्लाई बाय देखो क्या दिया? 3 मतलब शेल। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले निकाल लो थर्ड शेल के अंदर सब शेल कितने। तो देखो थर्ड शेल मतलब सब शेल है इसमें 0, 1, 2 सब शेल निकाले। अब हर एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल है ये निकालो। हर एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल है? इसके अंदर एक ऑर्बिटल, 0 के अंदर एक ऑर्बिटल होते हैं। एस है ना, एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 और डी के अंदर? 4 डी के अंदर 5 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो यहाँ पे हुए
2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। चलो निकालो। n इज इक्वल टू 5 दिया है। 10 कैसे आ रहे थे? 11 कैसे आ रहे थे? चलो n इज इक्वल टू 5 दिया है, सुनो n इज इक्वल टू 5 दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालो। अब देखना हम जिस सीक्वेंस से करा रहे हैं, जब क्वेश्चन लिख लेना और क्वेश्चन घर में भी उसी सीक्वेंस से करना। अभी हम किस सीक्वेंस से करा रहे हैं? अभी हम केवल n दे रहे हैं, केवल n दे रहे हैं और बाकी चीज पूछ रहे हैं। अभी अगले टाइप के क्वेश्चन आएंगे n के साथ l भी देंगे, अभी केवल n दे रहे हैं, तो ये वाले क्वेश्चन करो। चलो n दिया है हमने 5, बताओ कितने ऑर्बिटल हैं? सब निकालो कितने ऑर्बिटल आए। क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन, 5 है और क्वेश्चन भी लिखना है या फिर वीडियो देख सकते हो। चलो 5 हो गए। चलो पर्याप्त टाइम हो गया। n क्या है? 5। n के अंदर निकालने सबसे पहले, n के अंदर क्या निकालेंगे? कितने सब शेल है? अगर n 5 है तो सब शेल कितने होंगे? सब शेल भी 5 होंगे। नाम लिखो तो 0 1 2 3 4। हर एक सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 2 इसके अंदर कितने ऑर्बिटल रहते हैं? एक ऑर्बिटल रहता है। s के अंदर तो एक रहता है, इसके अंदर कितने होंगे? 3। 2 कहाँ से होंगे? इसके अंदर कितने होंगे? 5। इसके अंदर 7, इसके अंदर 9। 2 बढ़ाना है ना भाई, 2 बढ़ाना है। 1 3 5 7 9, समझ में आ गया? गिन लो कितने हो गए? 50। 9 और 1 50 कहाँ से हो गए? इलेक्ट्रॉन थोड़ी बोला, ऑर्बिटल बोला ना। 9 और 1 25। मैं बोला था 25, मेरी बात नहीं मानते। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर n दिया है, क्या क्या सीखा? n दिया है तो सब शेल निकालना, n दिया है तो ऑर्बिटल निकालना, n दिया है तो स्पिन स्टेट निकालना। एक और क्वेश्चन करो। n दिया है 4, n दिया है 4, निकालो कितने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन स्टेट में होंगे? पॉजिटिव n दिया है 4, s दे दिया पॉजिटिव। चलो n दिया 4, s क्या है? s मतलब स्पिन स्टेट है ना, इसको ms लिख दें। चलो ms या s एक ही चीज है। n दिया है 4, ms दिया प्लस हाफ, बताओ कितने होंगे? 15। चल तुम्हारा क्या है? तू निकाला कहाँ पे? नहीं बता। चलो देखो, अब देखो निकालो। n दिया है 4, बताओ 4 क्या है? शेल नंबर। इसके अंदर सब शेल कितने होंगे? 4। चारों के नाम। इसके अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे? 1 3 7 5 7, ये आ गए टोटल ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले टोटल इलेक्ट्रॉन लिख लो, तो यहाँ पे 2 6 10 और 14 हो गए 20 32 आ गया। अब बताओ 32 आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन ने बोला आधे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन में रहते हैं, आधे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पिन में रहते हैं, तो 32 है, तो 16 पॉजिटिव में रहेंगे और 16 नेगेटिव में रहेंगे। तेरे तो आई किसका आ रहा था? 32। तेरे तो आई ठीक है ना, गलत आने से अच्छा आएगा। चलो ठीक है, इतना बन गया। 15। अब देखो कितने क्वेश्चन कर ली जिसमें n दिया है, केवल और केवल n दिया था और बाकी चीज पूछी थी। आप क्या देंगे? केवल और केवल l देंगे और बाकी चीज पूछेंगे। देखो रटना कुछ नहीं है, केवल लॉजिक से करते जाना। लॉजिक से करोगे तो लंबे समय तक रिटेन करेगा। उतने n। अब देखो क्या हमने दे दिया? l इज इक्वल टू 3। इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? इसके अंदर होंगे 7। निकाल रहे जाओ। एल मींस क्या? l इज इक्वल टू 3 केवल दिया। l अगर 3 है तो उसके अंदर ऑर्बिटल कितने होंगे? 9 कैसे? हाँ 9 होंगे। 9। हाँ। कैसे? ये 1 2 3 7 आया ना, तेरा तो 9 का S 9 मेरा आया। 5 और 3 कितना होता? 8 3 8 होता है। 8 और 1। चलो किसका 9 आया? मेरा तो आया ही नहीं। क्यों नहीं नहीं आया? समझ में आया। S P D S में 1 3 में 3 चलो। 5। चलो L
अब देखो इधर देखो, ये 3 क्या है, गिनती है कि नाम है? ये 3 क्या है, गिनती है कि नाम है? बताओ। n इज इक्वल टू 4 था, सुनो सुनो इधर सुनो, अब n इज इक्वल टू 4 गिनती था कि नाम था? नाम था। अगर गिनती होती तो उसमें 1 2 3 4 चारों शेल लेने पड़ते ना। 1 2 3 4 चारों शेल लिए क्या? नहीं लिए, केवल चौथा शेल लिया। तो n के आगे जो भी रहता है वो गिनती नहीं रहती, वो नाम रहता है। तो ये l इज इक्वल टू 3 क्या है, गिनती है कि नाम है? नाम है। 3 किसका नाम है? 3 किसका नाम है? S0 यानी SPDF किसका नाम है? F का नाम है। ठीक है, S का नाम क्या था? 0, S का नाम 0, P का 1, D का 2, F का 3। तो ये 3 किसका नाम है? F का नाम है। अब बताओ क्या पूछे, कितने ऑर्बिटल होंगे? F सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? F में 18 ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। अब अगर कभी भी भूलो तो कैसे निकालना है, तो देखो जो भी आया तुम्हारा, जो L दिया होगा बस उसका निकालना, बाकी का नहीं निकालना, क्योंकि L एक नाम है ना, L एक नाम है, तो L का बस निकालना है। तो L के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? L के अंदर ऑर्बिटल होंगे 7 ऑर्बिटल। कभी भी ऑर्बिटल निकालना है तो कैसे निकालेंगे अगर कभी भूलो? हाँ, इलेक्ट्रॉन 14। देखो किसी का भी अगर सब शेल दिया है और उसके अंदर के ऑर्बिटल निकालना अगर नहीं पता, मान लो तुम्हारा सब शेल दिया है 7, कितने ऑर्बिटल होंगे अपन को नहीं आ रहा, क्या करेंगे? 7 × 2 कर दो, सबसे पहले दोगुना कर दो और +1 कर दो। दोगुना करके +1 कर देना तो ऑर्बिटल निकल आएंगे। ठीक है, मान लो 3 था, 3 को दोगुना करे 6 आ गया और एक +1 कर दिए। ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी सब शेल रहता है, कोई भी सब शेल रहता है, उसमें कैसा, मान लो सब शेल दिया 7, तो उसमें क्या रहता है? उसमें 7 ऑर्बिटल पॉजिटिव साइड रहते हैं। इधर देख लो, इधर देख लो सब, कोई भी सब शेल अगर सब शेल 7 है मतलब उसमें 7 ऑर्बिटल पॉजिटिव साइड रहेंगे, 7 ऑर्बिटल नेगेटिव साइड रहेंगे और बीच में एक 0 ऑर्बिटल रहेगा। तो 7 दूनी 14 और एक 15, तो टोटल ऑर्बिटल 15 आएंगे। हाँ, 2 का डिफरेंस से भी कर सकते हो, या फिर कोई भी ऑर्बिटल में डायरेक्ट, जैसे 7 दिया है तो अपन को पता है 7 पॉजिटिव ऑर्बिटल, 7 नेगेटिव ऑर्बिटल, एक 0 ऑर्बिटल। 9 दिया है तो 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव एक 0। चलो ये अगर सब शेल 3 होगा, हाँ, ऑर्बिटल तो 9 होने चाहिए। कैसे? 3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, बीच में 0, 7। अरे 3 पॉजिटिव ऑर्बिटल 3 नेगेटिव ऑर्बिटल एक 0 ऑर्बिटल, 3 3 6 और एक 7। लेकिन 0 ऑर्बिटल तो तीनों में लिखेंगे ना, जैसे आपने ऐसे बनाया। ऊपर से नीचे तक नहीं लिखेंगे, ऊपर से नीचे तक नहीं लिखेंगे। जब शेल की बात करते हैं, देखो देखो क्या करते हैं, बस इधर देखो, इधर देखो। अभी जब अपन शेल की बात कर रहे थे, बस इधर देखो, शेल की बात कर रहे थे, मान लो अपन ने थर्ड शेल की बात करी। थर्ड शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? 0 1 और 2। तो जब अपन थर्ड शेल की बात कर रहे थे तो 0 1 2 तीनों ऑर्बिटल क्यों ले रहे थे? क्योंकि शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल थे, है ना। अब अपन थर्ड सब शेल की बात कर रहे हैं, तो थर्ड सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? केवल 7 ऑर्बिटल है। ठीक है, तो जब शेल की बात करते हैं तो अपन को शेल के अंदर जितने सब शेल है पूरे लेने पड़ेंगे। अब अगर देखो किसी भी चीज की बात करते, सिंपल अगर n की बात करते हैं तो n का एक नाम रहता है, मान लो n = 7। अब n के अंदर जितने भी ऑर्बिटल हैं उसकी गिनती लेंगे, ऑर्बिटल के n के अंदर जितने भी सब शेल हैं उसकी गिनती लेंगे, सब शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल उसकी गिनती लेंगे, ऑर्बिटल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन उसकी गिनती लेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज याद रखना। अब देखो अगर L दिया है 3, तो L का क्या लेंगे? नाम, L का नाम लिया। अब L के अंदर जितने भी ऑर्बिटल में है उनकी गिनती लेंगे, ऑर्बिटल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी गिनती लेंगे। हाँ, मतलब देखो सबसे ऊपर जो दिया है उसका लेंगे नाम और उसके अंदर जो भी है उसकी लेंगे गिनती। कुल मिला के इतनी सी चीज है। ये जो तुम्हारा 4 रहते हैं N L M L M S, अगर इसके इक्वल टू करके एक नाम दिया है, नाम क्या हो सकते हैं? मान लो यहाँ पे हो सकते हैं 3, यहाँ हो सकते हैं 2, नाम कुछ भी हो सकता है। इक्वल टू करके जो दिया है उसका अपन को नाम लेना है और जो नहीं दिया उसकी गिनती लेना है, सिंपल सी बात। L = 4 दिया तो देखो L = 4 दिया है, बट देखो इधर देखो, अब L = 4 दिया है, हमने बोला कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी बात। L = 4 दिया, पूछा कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ L क्या है? L का नाम दिया है, तो यहाँ पे अगर नाम दिया तो L की गिनती नहीं लेंगे, केवल और केवल इस L की बात करेंगे। L = 4। अब L के अंदर क्या आएगा? L क्या है? सब शेल के अंदर ऑर्बिटल आएंगे, तो ऑर्बिटल की गिनती लेंगे, नाम लेंगे, ऑर्बिटल की गिनती लेंगे। क्यों?
क्योंकि ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर नहीं दिया है। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मतलब ml। अब बताओ अगर ml दिया होता, अगर ml दिया होता 2, तो अब बताओ l का क्या लेंगे नाम, ml का क्या लेंगे, गिनती की नाम। अब ml का भी नाम लेंगे क्योंकि ml का नाम दिया है, फिर ml के अंदर क्या आता है ms, तो उसकी गिनती लेंगे। ठीक है, मतलब जिसके भी बगल में ये नाम दिया है उसकी गिनती नहीं लेनी है। ठीक है, समझ गए? एमएल में करेंगे क्या? बताएंगे अभी। 2 है तो मतलब 6 हो जाएगा। चलो सबसे पहले चलो अब गिनती और नाम कब लेना समझ में आ गया। चलो अब करो ये क्वेश्चन। तुम्हारा L दिया है 3, निकालो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं। एक दो पीछे से 7। ठीक है, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 1 0। बताओ L दिया है 4, L दिया है 4, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4। अब बताओ L अगर 4 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 18। L दिया है 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव स्टेट 11। ठीक है, चलो अब L का समझ में आ गया। अब लिखो ml। ml क्या है, ऑर्बिटल का नाम है, ऑर्बिटल का नाम है। अब जरा ये देखो कुछ चीज समझानी है। जैसे तुम्हारा हमने बोला सबशेल, सबशेल अगर दिया था 3, बोला तो उसके अंदर के ऑर्बिटल कैसे निकाल लेंगे, तो क्या बोला था 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 1 0, ये बोला था। अब देखो ये जो 3 पॉजिटिव है ml3 दिया, यानी ये L इज इक्वल टू 3 दिया है। अब ऑर्बिटल 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 1 0, तो अपन को पता है बीच में एक लिख लो 0, यहाँ पे 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव रहेंगे, उनके नाम क्या रहेंगे, तो उनके नाम देखो 0 के बाद जो 3 पॉजिटिव हैं तो ये होगा +1 +2 +3। ठीक है, जो 3 नेगेटिव हैं -1 -2 -3। इतना समझ में आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ अगर हमने दिया है, देखो ये ऑर्बिटल के नाम है। अब अगर हम बोले सिंपल सी बात, सिंपल सी बात अगर हम इतना बोलें ml इज इक्वल टू -3, ml इज इक्वल टू -3, तो बताओ ml इज इक्वल टू -3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। दो। ml -3 मतलब इस ऑर्बिटल की बात हो रही है, इस ऑर्बिटल की बात मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। अब बताओ ml इज इक्वल टू x, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं नहीं वो 1 2 3 4 5 6 इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं ना, उसी वाले को क्यों दे रहे हैं। ये ml तो किसी का भी ऑर्बिटल हो सकता है ना, हमने ये कहाँ बोला कि इस सब शेल का है, इस सब शेल का नहीं, किसी का भी ऑर्बिटल हो सकता है। तो बताओ ml इज इक्वल टू x, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर। सोच लो अच्छे से, लॉजिक लगाओ, तुम लोग का बिल्कुल लॉजिक नहीं चलता। अगर x 0 रहेगा तो 2, हाँ हाँ सही जा रहे, सही जा रहे, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे वहीं से। रहेगा तो 2 रहेंगे। हाँ, और x 1 रहेगा तो 4 रहेंगे, नहीं 2 रहेंगे, और x 2 रहेगा तो 2 ही रहेंगे। मतलब x कुछ भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे। ml क्या है, ऑर्बिटल का नाम है, ऑर्बिटल का कुछ भी नाम हो, एक ऑर्बिटल के बारे में बता रहे हैं ना, तो ऑर्बिटल का कोई भी नाम हो, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2। अब बताओ ml इज इक्वल टू x, ms इज इक्वल टू +½ अब कितने रहेंगे 1। कोई भी ऑर्बिटल के अंदर पॉजिटिव स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इतना समझ में आ गया। अच्छा कोई भी हो ऑर्बिटल में तो 2 ही रहते हैं। हाँ, कोई भी ऑर्बिटल हो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन। चलो अब सिंगल सिंगल वाले सरल क्वेश्चन करवा दिए, अब आ जाओ थोड़ी कठिन क्वेश्चन में, जिसमें ml दिया होगा। भैया एक तो एमएस वाला एक क्वेश्चन और हाँ देंगे ना अभी भैया देंगे। एक तीनों का क्वेश्चन दे दीजिए। बस इधर देखो, इधर देखो। चलो अब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के क्वेश्चन देखो, अब बढ़िया वाले क्वेश्चन आएंगे। n इज इक्वल टू 4। अब देखो, अब हमें कुल इतना बताना, सबसे पहले गिनती किसकी लेनी है। n इज इक्वल टू 4, ml इज इक्वल टू +3। बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। क्या बताना है? 2 ही होंगे, 2 ही होंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोच लो, कठिन क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन यहाँ लिखे रहने तो इस क्वेश्चन को हम कराएंगे, 18 इस क्वेश्चन को अभी कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कराएंगे। कुल देखो रट के एनालॉजी से करोगे तो नहीं बनेगा।
ठीक है, दिमाग लगा के करोगे तभी बनता है ये कॉन्सेप्ट। अब देखो चलो, दो है ही नहीं। दो नहीं है आंसर, रहेंगे तो 4 रहेंगे। चलो दो आंसर नहीं, चलो इस क्वेश्चन को कराएंगे बाद में। लो n इज इक्वल टू 4 दिया है, l इज इक्वल टू 3 दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालो। ऑर्बिटल 4 आएगा। 7 आएगा। इसका 4 आएगा। हम बताएंगे अभी। चलो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालो। 7 आया। अब देखो 7, सबका 7 आ गया, बताओ इसका आंसर। क्या बताना? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हाँ 7 आया, क्योंकि देखो n की गिनती दी है, n की गिनती दी है तो n सुनो, n का नाम दिया है तो n की गिनती से मतलब नहीं, l का नाम दिया है, l की गिनती से मतलब नहीं। क्या निकालना है इसके अंदर के ऑर्बिटल, तो इसके अंदर l एक सबशेल है, सबशेल के अंदर क्या होता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की गिनती से मतलब है। तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल आएंगे गिनती के, +3 -3 और 0, तो टोटल 7 ऑर्बिटल। चलो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, इसका 14। 14 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 भैया 7। 0 वाले भी इलेक्ट्रॉन बनेंगे। हाँ, में भरते एक होता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, नाम उसका दो इलेक्ट्रॉन। ना 0 नाम है। हाँ चलो अब बताओ, चलो ये सिंपल क्वेश्चन कर लिया। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में ml भी दे रहे हैं, ml इज इक्वल टू 2। स्पेल स्टेट बताओ ना। बताओ कितने ऑर्बिटल हैं, ml इक्वल टू 2 ml +2 या -2। 2 अगर अकेला लिखा है तो +2, अगर अकेला 2 लिखा है तो +2। ठीक है चलो लो +2 लिख दिया, +2 लिख दिया, ठीक है, mod 2 थोड़ी लिखा, अकेला 2 लिखा है ना। चलो कितने ऑर्बिटल आएंगे बताओ, 1। देखो एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल। तो देखो सिंपल सी बात है, 4 क्या है नाम, गिनती से मतलब नहीं है, 3 क्या है नाम, गिनती से मतलब नहीं है, ml क्या है नाम, गिनती से मतलब नहीं है। एक ऑर्बिटल का नाम है ना, इसके अंदर जो नाम आएगा कितने ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल का नाम आएगा ना, 10 ऑर्बिटल का नाम तो आएगा नहीं, एक बार में एक ऑर्बिटल का नाम। जैसे एक बार में 4th शेल का नाम, एक बार में 3rd सब शेल का नाम, तो एक बार में एक ऑर्बिटल का नाम +2। तो कितने ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये +2 दिया क्यों है? +2 इसलिए दिया है क्योंकि देखो ये सब शेल है 3। अब इस सब शेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, इस सब शेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल होते, 7 ऑर्बिटल होते। सातों के अगर अपन नाम लिखते तो यहाँ पे आता 0 +2 +3, यहाँ पे -1 -2 -3, तो टोटल कितने हो जाते 7। अब ये जो +2 दिया है मतलब केवल इस वाले ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ठीक है। और +3 तो भी 2 होगा। हाँ ये अगर क्वेश्चन में सेकंड अगर -3 दिया हो तो -3 दिया होता मतलब केवल और केवल इस ऑर्बिटल की बात करता, इलेक्ट्रॉन 2 ही रहते और ऑर्बिटल 1 ही रहता। हाँ बेटा, हाँ तो फिर एक ही ऑर्बिटल होगा कहाँ, उस वाले इस क्वेश्चन में। अभी रुको, इस क्वेश्चन में एक ऑर्बिटल नहीं होगा। नहीं दिया ना। अब देखो, अब समझाते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बन गया, अब यहाँ तक सिंपल क्वेश्चन, ये कठिन क्वेश्चन बन गया तो सब बन गया, ठीक है। कुल लॉजिक लगाना था उसमें। अब देखो है ना, ये यानी सबसे हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन ये वाले होते हैं। अब देखो इसमें क्या, n दिया है 4, n दिया है 4, ml दिया है +3। अब बताओ n दिया है 4 तो n की गिनती से मतलब नहीं है, n की गिनती से मतलब नहीं है। ml दिया है +3 तो ml की गिनती से भी मतलब नहीं है, लेकिन l दिया है, l नहीं दिया तो l की गिनती से मतलब है, l की गिनती से मतलब है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना, n दिया है 4, अब l की गिनती से मतलब है तो इसके अंदर कितने l होंगे, 0 1 2 और 3। अब हर एक l के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, इसके अंदर होंगे 1, इसके अंदर 3, इसके अंदर 5 और इसके अंदर 7, ठीक है। अब इसके अंदर के ऑर्बिटल के नाम क्या होंगे, देखो ये ऑर्बिटल लिख दिया, ऑर्बिटल के नाम क्या होंगे, इसका 0, इसका -1 0 +1, इसका -2 -1 0 +2 +1, फिर इसका -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, सबके नाम पता है। अब बताओ इसमें +3 है, इसमें +3 है क्या, नहीं है, इसमें +2 तक है, इसमें भी +3 नहीं है, इसमें भी +3 नहीं है, +3 किसमें है, केवल इसमें है। तो +3 के कितने ऑर्बिटल हैं टोटल, एक है। टोटल एक ही ऑर्बिटल है। तो आंसर क्या आएगा, ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन 2। समझ में आ गया। अब अगर इसमें, अब देखो, अब इसमें
लो अब करो सेम क्वेश्चन, अब करो, एक होगा रटने से नहीं, लॉजिक लगाओ। हाँ 2 4 6 दो 8 क्या पूछा? 8 इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? इलेक्ट्रॉन दो आएंगे ना? दो 8 आएंगे। नहीं नहीं दो, हाँ चलो। 8 आएंगे। हाँ अब देखो क्वेश्चन, हाँ चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है, शेल नंबर दिया है और ऑर्बिटल का नाम दिया है, शेल का नाम और ऑर्बिटल का नाम दिया। अब अगर ऑर्बिटल का नाम दिया है और सब शेल का नाम नहीं दिया, मतलब अपन को पता है इसके अंदर जितने भी सब शेल हैं, उन सब शेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल हैं, उनमें से जिसका जिसका नाम 0 है उसका नाम अपन को लिखना पड़ेगा। तो 4 के अंदर ये 4 सब शेल हैं, हर एक के अंदर 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। किसी के अंदर अगर 1 ऑर्बिटल है तो शुरू होगा 0 से, किसी के अंदर अगर 3 और किसी का नाम अगर 3 है, 3 के अंदर और यानी देखो नाम 1 है, नाम 1 है, ऑर्बिटल है 3 ऑर्बिटल बना देंगे। 0 + 1 - 1, नाम इसका 2 है तो +2 -2 बीच में 0। अब मतलब 0 तो सभी में आ रहा है, ठीक है, 0 तो सभी में आ रहा है। अगर 0 सब में आ रहा है तो 0 0 0 0 मतलब टोटल ऑर्बिटल 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8। समझ में आ गया? ठीक है। अब नहीं यार ये तो सरल क्वेश्चन है। कर दो ना, कहाँ चल रहे हैं? तो गाड़ी तो 15 दिन बाद चलो 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 भाई निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉजिक लगाओ, इलेक्ट्रॉन निकालो। 2 4 6 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 12 लॉजिक लगाओ, इलेक्ट्रॉन निकालो। रुक जाओ भैया, हाँ। निकल रहे हैं। हाँ अंदर चलो जाओ वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन देखो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करो। 1 2 3 चार आएंगे भैया, 4 आएंगे। कैसे? चलो कैसे? देखो रुक जाओ कोई भी एक, +1 नहीं आता। किसने बता? अमन तो मत नहीं, तुम रुक। हाँ 0 में +1 नहीं आता। 0 क्यों लिया? सबसे पहले क्या दिया? n दिया है, एल दिया। n दिया है। अरे भैया 2 मैं 2 आएंगे। अब कैसे आएंगे? 2 एल नहीं दिया, वो एल दिया। L दिया है वो। l दिया है। L किसका L क्या है? सबसे F का रहता है। l है सबशेल। अगर सबशेल का नाम दिया है 3 नंबर के सबशेल में ml क्या है? ऑर्बिटल। जो 3 नंबर का सबशेल है उसको कैसे बनाएंगे? ऑर्बिटल तो एक ही होगा। F आएगा ना। ऑफ भी आंसर कर सकते हो। लो ठीक, तो +1 कितने हैं? 2 1 है, 2 आएंगे। इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे। सबसे अरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा ना। मैं बताऊं शेल दी है, अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हाँ हमेशा नहीं होता ना, अभी जैसे पिछले वाले में नहीं आए थे। तो तेरे 6 में जाए। भैया अगर 3 रखेंगे तो 6 आएगा ना। n3 रखेंगे तो 6 आएगा। हां तो तू ही मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है चलो 3 रखेंगे तो 4 आएगा। 6। हाँ 6 आएगा। 0 6 आएगा। 0 1 6 आएगा। 3 6 आएगा। 0 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 +1 दिया +2। n = 3 6 आएगा भी। 6 आएगा ना। 0 में नहीं आएगा। 1 2 3 तीनों अरे 3 to 6 रुक जाओ चलो रुक जाओ, n दिया है 3 में 0 1 2, अच्छा +1 दिया है। हाँ 0 1 2 4 आएगा। मैं सही था। 0 देखो 0 नहीं दिया, +1 दिया है, +1 दिया है। हाउ टू स्टडी। चलो आ गया, समझ में आ गया। ठीक है चलो ठीक, समझ में चलो। क्या भैया एक गिलास पानी दे दो। दीदी आएंगे भी देंगे। दीदी को भेज दे। दीदी अंदर हो। वो अमन को 1 गिलास पानी दे दो आप। अरे हम खा लेंगे यार, अभी टाइम नहीं है। हम पता है यही करते रहेंगे। ठंडी अच्छी लगेगी। ये कर दो वो कर दो, ये तो अभी पॉलिटिक्स बोले ना, बस साइड में बच्चे बैठे। मैं तो खाता हूं। अमन को तो बेटा आ जाओ। अमन तो मेरा खाने भाई वाला मेरे को पहले तो नहीं देखता ना मेरे को। अमन प्लेट खा लिया।
बस तुम वही करना सब जगह जाके। एक प्लेट और दे दो दीदी, एक प्लेट और दे दो इन लोग को। चलो चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर पे आओ। कल क्या क्या करेंगे देखो। सबसे पहले हम बता रहे हैं, आज हम देखो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन टेक कराएंगे, ठीक है। यानी अब ये नहीं कह रहे उसी में से आएगा, पढ़ना पूरा है। सीक्वेंस जो हम बोलेंगे उस सीक्वेंस में पढ़ना है। मतलब जैसे अगर पढ़नी पूरी है तो शुरू कहाँ से करोगे, लाइन से शुरू नहीं करना है। जो सीक्वेंस हम देखो सीक्वेंस बनाएंगे इम्पोर्टेंट से लेस इम्पोर्टेंट तक का पूरा सीक्वेंस, ठीक है। तो तुम लोग शुरू करोगे इम्पोर्टेंट से। मान लो अगर तुम लोग को रिएक्शन में से 20% बस पढ़नी है, इधर देखो रिएक्शन में से 20% बस पढ़नी है, तो जो तुम्हारी मान लो अगर हमने दी 10 रिएक्शन में से सबसे ऊपर वाली सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे नीचे वाली सबसे कम इम्पोर्टेंट, तो अगर तुमको 20% बस पढ़नी मतलब शुरू की 2 बस पढ़ोगे, ठीक है। तो मतलब सीक्वेंस याद रखना है, इम्पोर्टेंट से कम इम्पोर्टेंट तक, और शुरू करोगे ऊपर से आना नीचे तक, जहाँ तक पहुँचो तुम लोग की क्षमता। तो ये वीडियो देख के करना है। वीडियो देख के नहीं, अभी हम रिएक्शन बताएंगे, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, फिर ये, तो रिएक्शन पढ़ोगे सीक्वेंस में, ठीक है। मेरे को क्यों पकड़ा रहा है? चटनी वगैरह और चाहिए तो डाल लो। नहीं तुम चटनी भी खाली। हाँ ले ले। नहीं ले लेने दो ना फिर। चल गिराओ नहीं। चलो। मैंने गिरा दिया फर्स्ट में एक्शन में। अब यार नहीं निकाल मेरे भाई। चलो तो हाँ, सबसे पहले क्या रिएक्शन कराएंगे, फिर रिएक्शन के बाद क्या कराएंगे तुमको, रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स। भैया अब आप नहीं पढ़ा पाओगे, खाने में लग गया ना। भैया नेपाली को नाम मना कर। चलो ठीक है ना। खत्म भी हो गया। नहीं खाते ना तुम ना दे। नहीं